लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है असेट बिल्ड कर के देने का 1 लाख रुपीज का, और ऐसा डिसाइड हुआ है कि परफॉर्मेंस बोनस भी वो देंगे 50,000 का अगर हमने उनको टाइम पे कंप्लीट करके दिया तो। फिर उन्होंने कंडीशन दी है कि अगर परफॉर्मेंस बोनस जो है वो 10% से वो डिक्रीज कर देंगे अगर हम लोग ने डिले कर दिया 1 वीक से। जो भी हमें कंप्लीशन डेट दिया है उससे अगर 1 वीक हम लोग ने डिले कर दिया तो 10% का परफॉर्मेंस बोनस वो डिक्रीज कर देंगे। जितने जितने वीक्स डिले करते जाएंगे उतना 10% परफॉर्मेंस बोनस वो डिक्रीज करते जाएंगे। ठीक है। फिर नीचे बोला है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने पहले भी बहुत एंटर किए हैं, उसके हिसाब से उन्होंने नीचे प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट किया है। उनको ऐसा लग रहा है कि 60% चांसेस है कि वो लोग टाइम पे कंप्लीट करके देंगे। 30% प्रोबेबिलिटी है कि उनको 1 वीक का डिले होगा और 10% प्रोबेबिलिटी है कि उनको 2 वीक्स का डिले होगा। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें बोला गया है कि आपको ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट करके देना है। ठीक है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस में क्या आता है, पहले तो फिक्स कंसिडरेशन जो है वो आएगा और वेरिएबल कंसिडरेशन है वो। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड को यूज करके वेरिएबल कंसिडरेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो वेरिएबल कंसिडरेशन में यहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस बोनस है। तो परफॉर्मेंस बोनस को हम लोग प्रोबेबिलिटी को यूज करके वेरिएबल कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। एक सेकेंड में आपको सॉल्यूशन में बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बोनस ले लिया है। उन्होंने बोला है कि आपको 50,000 पूरा मिलेगा अगर आप टाइम पे कंप्लीट करके दोगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 60% है। 1 वीक डिले होने की 30% प्रोबेबिलिटी है। 10% से डिक्रीज होगा तो मैंने 10% जितना यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है, और 2 वीक्स होगा तो 20% जितना रिड्यूस हो जाएगा। तो उतना माइनस करके मैंने यहाँ पे बोनस लिया है, और उतनी प्रोबेबिलिटी लेके मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, और कैलकुलेट करने के बाद हमें वेरिएबल कंसिडरेशन मिल गया। तो ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी हमारी, एक तो फिक्स्ड कंसिडरेशन जो है जो कि हमें ऑलरेडी दिया गया है 1 लाख, और उसमें हम लोग ऐड कर देंगे हम लोग का वेरिएबल कंसिडरेशन। तो ये हमारी टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट हो गई। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी सी है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कस्टमर ई के साथ एक असेट बिल्ड करके देने का। तो डिपेंडिंग ऑन असेट कंप्लीशन सी को 1,30,000 मिलेंगे। यहाँ पे बोला है कि अगर टाइम पे कंप्लीट किया 1,30,000 कंसिडरेशन मिलेगा, और अगर डिले किया तो 1,10,000 का कंसिडरेशन मिलेगा। हमें प्रोबेबिलिटी दी है कि टाइम पे कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी 90% है और डिले होने की प्रोबेबिलिटी 10% है। तो हम इसको सिंगल मोस्ट लाइकली मेथड को यूज करके कैलकुलेट करेंगे। सिंगल लाइकली मोस्ट मेथड में क्या होता है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है उसमें जो भी कंसिडरेशन या तो प्राइस रहता है उसको हम लोग डायरेक्टली ले लेते हैं। तो यहाँ पे 90% की प्रोबेबिलिटी है कि टाइम पे कंप्लीट होगा, तो हम लोग ये कंसिडरेशन को लेके ही ट्रांजैक्शन प्राइस या तो फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी इन केस हम इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड से भी कैलकुलेट करते हैं ना, तो भी 1,30,000 के अराउंड ही आता कंसिडरेशन, बिकॉज उसकी प्रोबेबिलिटी 90% है। तो इट्स बेटर कि वी यूज सिंगल मोस्ट लाइकली मेथड ओवर हियर। डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर करके एम है जो कि क्या सेल कर रहे हैं, 1,000 टेलीविजन सेल कर रहे हैं रिटेलर आर को फॉर द ₹5,000। ठीक है। और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है कि वो लोग टेलीविजन प्रोवाइड करेंगे अप टिल 6 मंथ्स, और उन्होंने प्राइस प्रोटेक्शन भी दिया है। प्राइस प्रोटेक्शन मतलब अभी जो वो प्राइस चार्ज कर रहे हैं वो अगर मार्केट में रिड्यूस हो गई तो वो लोग आर रिटेलर को उतना प्राइस रिड्यूस करके देंगे। ठीक है। तो मैन्युफैक्चर एम ने यहाँ पे एस्टिमेशन किया है कि प्राइस रिडक्शन होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट 6 मंथ में। तो उनको लग रहा है कि प्राइस रिड्यूस होगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 70% है। फिर उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं 500 रिड्यूस होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 20% है। उनको लग रहा है कि नहीं 5,000 जो है उसमें से हमें और 1,000 रिड्यूस करना पड़ेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 10% है। और हमें यहाँ पे अभी ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो वो लोग प्राइस चार्ज करेंगे
उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे प्राइस प्लॉट कर दिया। जैसे यहाँ पे 0 बोला है, तो मैंने यहाँ पे 5000 जो भी चार्ज कर रहे हैं प्राइस, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर वो लोग बोल रहे कि नहीं 500 रिड्यूस हो जाएगा, तो मैंने 4500 को कंसिडर किया है एज अ प्राइस। फिर बोल रहे कि 1000 रिड्यूस होगा, तो मैंने 4000 प्राइस लिया है। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी है 70%, 20% एंड 10%। तो प्रोबेबिलिटी को यूज करके मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर लिया कि हमें ये प्राइस में अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? हम अभी तो उनको 5000 में सेल कर रहे हैं, तो हमारा बैंक अकाउंट तो 5000 से हिट होगा अभी तो। और हमने डिसाइड किया है कि रेवेन्यू हम लोग 4800 से बुक करेंगे। ठीक है, बिकॉज हमारी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लग रहा है कि आइडियली 4800 हमें चार्ज करना चाहिए उनको। और बाकी का जो हमने अभी उनको चार्ज किया है, वो हम लोग अनअर्न्ड इनकम में अर्न इनकम में हम लोग पोस्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे हम लोग ये क्यों करते हैं रेवेन्यू के इसमें, और इंडेस ने हमें क्यों ये बोला है करने के लिए कि आगे फ्यूचर में जाके हमें सिग्निफिकेंट रिवर्सल ना करना पड़े। ये चीज को मैं आपको नीचे की जर्नल एंट्री बता के समझाती हूँ। तो ये तो इनिशियल वाली एंट्री है जो हम लोग पास करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी अभी फ्यूचर में क्या होगा। प्राइस अगर रिड्यूस हो गया 4500, ठीक है, अभी मार्केट में कुछ तो हुआ, मतलब सपोज इन केस मार्केट में ऐसा हुआ कि डिमांड जो है वो एकदम ही कम हो गई है टेलीविजन की। ठीक है, तो जिसकी वजह से बाकी जो रिटेलर्स है वो भी अपने प्राइस कम कर रहे हैं, तो अभी मैन्युफैक्चर एम को भी अपना प्राइस रिड्यूस करके देना पड़ेगा, तो उनको 4500 से अपना प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अभी वो केस में अभी हमें कैसी एंट्री पास करनी होगी? पहले तो हमें पूरा रेवेन्यू रिवर्स करना पड़ेगा। 4800 से हमने इनिशियली बुक किया था, जो कि अभी है 4500। ठीक है, तो जितना भी एक्सेस जो हमने रेवेन्यू चार्ज किया है उसको रिवर्स कर देंगे। हम लोग अर्न इनकम भी रिवर्स कर देंगे और हमें फिर उनको रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, हमने उनको बोला था कि अगर जो भी रिड्यूस होगा प्राइस, तो हम लोग आपको वैसा पूरा रिड्यूस करके देंगे। ठीक है, तो हम लोग को इतने अमाउंट का 500 का हमें उनको रिफंड देना पड़ेगा, तो हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अभी मैंने यहाँ पे रीजन बताया है कि अगर हम लोग ये नहीं करते, हम लोग अर्नड इनकम में रिकॉर्ड नहीं करते, तो उसकी वजह से क्या होता, हम स्टार्टिंग में डायरेक्टली 50 lakhs का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते, और अगर जब हमारी प्राइस रिड्यूस होती 4500, तो हमें रेवेन्यू भी उतना रिड्यूस करना पड़ता है 500 का। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू जो है वो सडनली 5 लाख से कम हो जाएगा, तो जो कि किसी भी स्टेक होल्डर के लिए वो डिफिकल्ट होगा फाइनेंशियल्स को एनालाइज करने में कि रेवेन्यू इतने ज्यादा अमाउंट से कैसे वो डिक्रीज हो गया। और अगर हम लोग इंडेक्स के हिसाब से जाते हैं, तो उसके हिसाब से सिर्फ 3 लाख ही रिड्यूस हुआ है हमारा रेवेन्यू, तो फ्यूचर में सिग्निफिकेंट रिवर्सल ना करना पड़े, इसलिए हम लोग एस्टिमेशन करते हैं एग्जैक्ट रेवेन्यू कैलकुलेट करने का, और फिर उसके हिसाब से हम लोग इन फ्यूचर अगर रिवर्स करना भी पड़ता है, तो वो कम अमाउंट का करना पड़ता है। सो गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है वो सिर्फ यहाँ तक ही है, जहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट किया है, ये क्वेश्चन वहाँ तक ही है। ये जो भी मैंने जनरल एंट्रीज बताई है वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट करो, जो कि हमने यहाँ पे ही कैलकुलेट कर लिया है, तो ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे का मतलब आगे जो भी मैंने जनरल एंट्रीज बताई है फिर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो 1 जैन को एंटिटी जे ने एंटर किया 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के साथ कि वो उनको वाटर ट्रीटमेंट केमिकल प्रोवाइड करेंगे 1 ईयर तक, और कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा था उन्होंने कि प्राइस पर कंटेनर जो भी होगा ना, वो एडजस्ट होगा रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के बीच में अगर प्राइस चेंज हो रहा है, तो प्राइस चेंज होने के पहले जितने भी यूनिट्स बेचे थे ना, वो सब में प्राइस एडजस्ट होगा।
ठीक है? उसके हिसाब से हमें फिर उनको रिफंड करके देना पड़ेगा। तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली वो अ, हमें एडजस्ट करके देना पड़ेगा उनको अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो। फिर यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर यहाँ पे कितना है, अगर 10 lakhs तक के कंटेनर्स वो लोग लेंगे ना क्यूमुलेटिव ड्यूरिंग द ईयर, तो उनको 100 पर कंटेनर चार्ज करके देंगे। अगर वो 30 lakhs तक के कंटेनर ले रहे हैं तो 90 पर कंटेनर होगा, और अगर 30 लाख से ज्यादा वो लोग ले रहे हैं तो 85 रुपीज पर कंटेनर वो लोग चार्ज करेंगे। फिर इन्होंने क्या एस्टिमेट किया पता है एनटीटी जेन है कि 2.8 मिलियन कंटेनर्स सेल हो सकते हैं। 2.8 मिलियन मतलब 28 lakhs जितने कंटेनर सेल हो सकते हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनको ऐसा लग रहा है। फिर बोल रहे कि एनटीटी जेन है 7 lakhs कंटेनर कस्टमर को सेल किया फर्स्ट क्वार्टर। अभी यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट जन को हुआ था कॉन्ट्रैक्ट और 31 मार्च आ गया, तो फर्स्ट क्वार्टर एंड हो गया और उन्होंने 100 पर कंटेनर से उनको सेल किया था। बोल रहे हैं कि आप ट्रांजैक्शन प्राइस कैलकुलेट करके बताओ और रेवेन्यू आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे 31 मार्च का, वो आप कैलकुलेट करके बताओ। तो अभी देखो, यहाँ पे ऑलरेडी एस्टिमेट करके दिया है कि आपका 28 लाख जितना कंटेनर सेल होगा, तो हम लोग ट्रांजैक्शन प्राइस 90 को मान लेंगे बिकॉज 28 लाख जो कंटेनर है वो ये सेल वॉल्यूम में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 को एज अ ट्रांजैक्शन प्राइस मान लेंगे। मैं आपको बताती हूँ, ट्रांजैक्शन प्राइस 90। अभी क्वार्टर एंड को हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, देखो हम सेल तो यहाँ पे इतना ही कर रहे हैं, 7 lakhs इंटू 100 पर कंटेनर, तो हमारा बैंक अकाउंट उतने अमाउंट से ही होगा डेबिट। फिर हम जो सेल्स जो है, जो हमारा रेवेन्यू है, वो तो हम अपने ट्रांजैक्शन प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, तो वो तो हमने 90 पर कंटेनर डिराइव किया है, तो हम लोग रेवेन्यू उतने अमाउंट से ही बुक करेंगे। और बाकी का जो भी है वो हम लोग अर्नड इनकम में अभी के लिए डाल देंगे, ठीक है? फिर फ्यूचर में जैसे भी होगा वैसे रिवर्स करके एडजस्ट कर लेंगे। तो हम लोग अर्नड इनकम जो है 7 lakhs इंटू 10 करके बुक कर देंगे। फिर हम मिलियंस में, उन्होंने बोला था कि आप हमें भाई मिलियंस में बताओ, तो मिलियंस में आगे अमाउंट कैलकुलेट करके बता देंगे कि रेवेन्यू जो है 6.3, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है? 6.3 मिलियंस का हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो है वो 7 मिलियंस की रिकॉर्ड करेंगे 31 मार्च को। तो गाइस इंडेस ने और एक कॉन्सेप्ट दिया है वेरिएबल कंसिडरेशन का ही, कि अगर वेरिएबल कंसिडरेशन जो है ना वो अगर डिपेंड करता है कोई अनकंट्रोलेबल फैक्टर जैसे मार्केट वॉलेटिलिटी, तो मार्केट जो है वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, ठीक है? तो वैसे वाले केस में हम लोग वेरिएबल कंसिडरेशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक सेकेंड है, क्वेश्चन है। तो ऑन 1 अप्रैल entity enters into a contract with the client to provide asset management service for 5 years। अभी asset management service क्या होती है कि ऐसे बिजनेस में मैं अपने क्लाइंट से पैसे लेती हूँ और मैं फिर मार्केट में इन्वेस्ट करके उनका पोर्टफोलियो मैनेज करती हूँ, ठीक है? तो उन्होंने उनका ऐसा है कि उनको 2% क्वार्टरली मैनेजमेंट फीस मिलेगी जो भी उनके असेट्स अंडर मैनेजमेंट रहेंगे। असेट्स अंडर मैनेजमेंट मतलब जो भी उनका पोर्टफोलियो होगा ना क्वार्टर पे, वो असेट में मतलब जो भी पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको एक फटाफट एक छोटा एग्जांपल बता देती हूँ कि मैंने अभी सपोज 10 lakhs का उनका इन्वेस्टमेंट किया रिलायंस केस में, ठीक है? और अभी क्वार्टर एंड पे उनका ये जो पोर्टफोलियो है ना वो 15 lakhs हो गया, तो मैं 15 lakhs पे 2% क्वार्टरली मैनेजमेंट फीस चार्ज करूंगी उनसे। वैसे वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखो हमारे एग्जाम्पल में 15 lakhs है ना, वैसे उनके इसमें 100 करोड़ का उन्होंने पोर्टफोलियो बना लिया है, मतलब जो भी असेट मैनेजमेंट है वो 100 करोड़ का है। और वो बोल रहे हैं कि एंटिटी को है ना परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स भी मिलेगा 20% का इफ द फंड रिटर्न्स इन एक्सेस ऑफ द रिटर्न ऑफ ऑब्जर्वेबल मार्केट इंडेक्स ओवर द 5 years। तो अगर आप जो है एक सर्टेन अमाउंट का ज्यादा मुझे रिटर्न कमा के दोगे मार्केट इंडेक्स से, तो 5 years में, ओके,
तो मैं क्या मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि अगर जो भी मार्केट इंडेक्स में जो भी रिटर्न मिलता है ना, उससे ज़्यादा अगर आपने मुझे रिटर्न कमा के दिया, तो मैं आपको 20% और फीस दूँगी। जो भी एक्सेस रिटर्न आप कमा के दोगे, उसमें मैं आपको 20% जो भी रिटर्न एक्सेस आप कमा के दोगे ना, उसमें और मैं 20% का आपको फ़ी दूँगी, ठीक है? वैसा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो consequently both management fee and performance fees in the contract are variable consideration और हमें बोला है कि आप रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे। तो ये जो है ना वो एकदम थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो ये पूरा ऐसा मॉड्यूल में दिया है, बट उसका कंक्लूजन यही है कि हम सिर्फ 2 करोड़ का ही रेवेन्यू बुक करेंगे। वो कैसे होगा कि 100 करोड़ का 2% जो हमारी मैनेजमेंट फीस डिसाइड हुई थी ना, कि जो भी असेट अंडर मैनेजमेंट रहेंगे उसमें 2% की हम लोग मैनेजमेंट फीस चार्ज करेंगे, तो ये फिक्स्ड है ना, तो हम यही सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे। बाकी जो वेरिएबल कंसिडरेशन है ना परफॉर्मेंस फीस का जो रिटर्न के ऊपर बेस्ड है, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज वो एस्टिमेट हम नहीं कर पाएंगे ना कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो हम सिर्फ इतना ही बुक करेंगे। ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट। अभी इसमें क्या है कि सपोज मेरी दुकान पे एक आया एक कस्टमर आया और वो मुझे शक्ल से ही बेवकूफ़ लग रहा था, तो वो उसको एक लैपटॉप चाहिए था। तो वो एक्चुअल में तो 40,000 का मैं बाकी सबको बेचती हूँ, बट एज मैंने बोला कि वो बेवकूफ़ सा था, तो मैंने उसको बोला कि 45,000 का है लैपटॉप, और उसने मुझे बोला कि वो 1 वीक में दे देगा 45,000। ठीक है, तो मैं ये केस में मैं जो रेवेन्यू है ना वो 40,000 पे रिकॉर्ड करूंगी, 45,000 पे नहीं। मे बी 1 वीक के अंदर मेरे किसी कस्टमर ने बोल दिया उसको कि यार ये तो 40,000 में बेचती है, तुझे लूट लिया वैसा कुछ, तो फिर मुझे उसको 40,000 में ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये ऐसे वाले केस में जहाँ पे हम लोग कंसेशनल प्राइस देते हैं ना, तो वो एक्सक्लूड करके हम लोग रेवेन्यू बुक करेंगे। ठीक है, उसका एक क्वेश्चन भी है जहाँ पे देखो एनटीटी आई जो है ना, उन्होंने एक मशीनरी सेल किया कस्टमर को 2 मिलियन का, और वो पेएबल है 90 डेज में। एनटीटी आई को पता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें ये जो कस्टमर है ना वो मुझे फुल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं देने वाला है। एनटीटी ने एस्टिमेट किया कि यार ठीक है चलो 1.75 मिलियन तो वो दे देगा, 2 मिलियन तो नहीं बट 1.75 मिलियन तो मेरे को तो लग रहा है कि वो दे देगा, और वो बहुत ही सफिशिएंट है। जो भी कॉस्ट लगा है वो मशीनरी को बनाने में, वो रिकवर हो जाएगा एटलीस्ट 1.75 मिलियन में। ठीक है, और एनटीटी आई की भी मजबूरी है, उनको अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो उनको भी चलेगा अगर 1.75 मिलियन भी देता है ना, तो बट उन्होंने कितने में सेल किया, 2 मिलियन में। ठीक है, अभी कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा ही है कि 2 मिलियन उसको देना है, बट एनटीडीआई को लग रहा है कि ये कस्टमर जो है वो वैसे भी पूरा नहीं देगा, 1.75 मिलियन तक का देगा। तो अभी यहाँ पे ऐसा बोला है कि यहाँ पे वही है, फिर अभी बोल रहे हैं कि इसको कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, तो आप लोग को क्या लग रहा है? ऑब्वियसली हम लोग के एस्टिमेशन के हिसाब से 1.75 मिलियन आ रहा है, मतलब हम लोग को ऐसा लग रहा है कि इतना मिलेगा तो हम लोग इतना रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ पे ये सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन का, तो आप ये रीड कर सकते हो, यहाँ पे वही बोला है। ठीक है, सो गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा बड़ा हो सकता है बिकॉज क्वेश्चन ही बड़ा है। हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, 3 पॉइंट्स में क्वेश्चन दिए हैं, तो ठीक है कर लेते हैं, सिंपल है बट थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, फटाफट देख लेते चलो। सो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड ने एबीसी लिमिटेड जो है ना वो सप्लाई करता है प्लास्टिक बकेट्स, किसको, होलसेलर कस्टमर को, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए। 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है और रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट होगा प्राइस अगर रिड्यूस हो रहा है तो। फिर यहाँ पे उन्होंने सेल्स वॉल्यूम दिया है कि अगर आप 10,000 यूनिट्स तक के बकेट्स लोगे तो 90 पर यूनिट आपको प्राइस लगेगा। अगर आप 35,000 के अंडर लोगे तो 80 पर यूनिट होगा, और 35,000 से ज़्यादा आप यूनिट्स लोगे ना ड्यूरिंग द ईयर तो 70 पर यूनिट आपका
प्राइस होगा। फिर यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि आप रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे एबीसी लिमिटेड के बुक्स में बाय यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, जिसको हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जो वेरिएबल कंसिडरेशन निकालते हैं ना, वो मेथड यूज करके हमें उनको रेवेन्यू कैलकुलेट करके देना है। फिर उन्होंने यहाँ पे बोला है कि उनके हिसाब से 9000 यूनिट्स सेल होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 15% है। 36000 यूनिट्स सेल होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 75% है। सॉरी, 28000 यूनिट्स की 75% है और 36000 यूनिट्स की 10% है। और वो बोल रहे हैं कि आप जो है ना जो भी वर्किंग्स है, मतलब ये मेथड एस्टिमेटेड वैल्यू मेथड को यूज करके जो सेल्स यूनिट्स निकालोगे ना, आप अज्यूम करना कि आप उतनी यूनिट से सेल कर रहे हो 2021-22 में। तो अभी इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो है ना हम लोग टोटल सेल वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे जो ये यूनिट्स की है और यहाँ पे जो जो भी प्राइस की है ना, उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग सेल्स वैल्यू निकाल लेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके हम लोग एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू निकाल लेंगे। और उसके बाद हम लोग एस्टिमेटेड यूनिट्स निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी को यूज करके। मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में बताती हूँ। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे बोला था कि 9000 यूनिट्स, 28000, 36000 यूनिट्स वो सेल करेंगे। और मैंने यहाँ पे यहाँ से प्राइस पिकअप किया है उनके ही ब्रेकअप से। अब यहाँ पे 9000 यूनिट्स है, तो ये सेल वॉल्यूम में आ रहा है ना, तो 90 पर यूनिट मैंने प्राइस ले लिया है। तो वैसे ही मैंने प्राइस पर यूनिट ले लिया और उसका टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया। 9000 इंटू 90 पर यूनिट करके इतना सेल वैल्यू होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अभी एवरेज प्राइस पर यूनिट निकालना है ना, तो हमने टोटल सेल वैल्यू तो निकाल लिया। अभी प्रोबेबिलिटी वेटेड वॉल्यूम जो है वो अभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अभी प्रोबेबल वेटेड सेल्स वॉल्यूम जो है वो कैसे करेंगे, जो भी यूनिट्स दी है और डायरेक्टली हम उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एस्टिमेटेड सेल्स वॉल्यूम निकाल लेंगे, जो हमारा 25,950 यूनिट्स आया है। तो फिर हमने जो यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम कैलकुलेट किया है डिवाइडेड बाय हमने जो एस्टिमेटेड सेल्स यूनिट्स निकाली है उसको डिवाइड करके हमारा प्राइस पर यूनिट आ गया। और हम लोग ये प्राइस को यूज करके रेवेन्यू बुक करेंगे, ठीक है। अभी जब सेल्स होगा तो तब कैसे हम लोग करेंगे, हमें देखो पेमेंट, अभी देखो हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में कि आप अज्यूम करो कि आप इतने यूनिट से सेल कर रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो 10,000 यूनिट्स जो है वो 90 पर यूनिट से सेल कर रहे हैं, तो हम बैंक अकाउंट, मतलब हमें पेमेंट रिसीव तो 90 पर यूनिट से होगा, बट हम लोग रेवेन्यू जो है वो 79.30 पर यूनिट से बुक करेंगे। हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ऊपर, ठीक है। और बाकी जो बचता है वो हम लोग किस में डाल देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में। तो फर्स्ट 10,000 यूनिट्स के लिए ये होगा। फिर जो 15,950 यूनिट्स जो नेक्स्ट है, ओके, अभी 10,000 से तो एक्सीड हो रही है यूनिट्स, तो वो तो 80 पर यूनिट चार्ज होना चाहिए प्राइस। तो हमें पेमेंट कितना मिलेगा, फिर 80 मिलेगा। हम रेवेन्यू तो अपने ट्रांजैक्शन प्राइस जो ऊपर कैलकुलेट की है उसके हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। बाकी का किस में डाल देते हैं हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में। अभी उन्होंने बोला था ना रेट्रोस्पेक्टिवली है, तो बाकी जो हमने अभी चेंज किया है प्राइस, तो बाकी जो यूनिट हमने सेल की है उसका हमें उनको रिफंड देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने पहले 90 रुपीज पर यूनिट प्राइस चार्ज की थी ना, तो हमने 10 रुपीज से अभी प्राइस कम कर दिया है, तो हम उतने अमाउंट का उनको रिफंड कर देंगे। अभी जो भी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बची है ना, उसको अभी यहाँ पे जनरल एंट्रीज पे बोला है, देखो आप यहाँ पे देखोगे ना क्वेश्चन नंबर, मतलब थर्ड पॉइंट में, तो उन्होंने बोला है कि जनरल एंट्रीज भी पास करके बताओ 2021-22 का एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड्स आप जो कैलकुलेट किया है ना ऊपर, उसकी जर्नल एंट्रीज फिर बतानी है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो मैं आपको अभी से बता देती हूँ, बिकॉज हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो जर्नल एंट्रीज पे देख लेते हैं फटाफट। तो देखो
10,000 यूनिट्स जो हम लोग सेल करेंगे वो हमारा बैंक अकाउंट 90 से होगा, फिर सेल्स हमने जो ट्रांजैक्शन प्राइस और कैलकुलेट की है उससे करेंगे, और बाकी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में हम लोग पोस्ट कर देंगे। फिर जो 15,950 यूनिट्स बेचेंगे तो उसमें हम लोग फिर 80 रुपीज चार्ज करेंगे प्राइस, तो हमारा बैंक अकाउंट उतने अमाउंट से हिट होगा। फिर सेल्स तो सेम वही अमाउंट है, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी फिर ये अमाउंट के हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। ईयर एंड पर भी क्या होगा, देखो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है वो हमने ये प्लस ये रिकॉर्ड की है, ठीक है, तो हम उसको पूरा रिवर्स कर देंगे। अभी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्या होता है कि अभी आपका जब हो ही गया है प्राइस रिड्यूस करके, तो जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है आइडियली तो हमारा रेवेन्यू ही है, ठीक है, तो अभी फिर उसको रेवेन्यू में आप चार्ज कर दो, तो अभी यहाँ पे ईयर एंड पे हम लोग उसको रिवर्स कर देंगे, और रेवेन्यू में हमने जो भी यहाँ पे प्राइस डिफरेंस हुआ है 80,000, मतलब सॉरी 80 रुपीज का, अभी जो हम लोग चार्ज कर रहे हैं रेवेन्यू, और माइनस 79.20 हमारा ट्रांजेक्शन प्राइस है, तो हमने रेवेन्यू इतना अमाउंट से कम रिकॉर्ड किया था, तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया, और हमने रिफंड दिया है 1 लाख का उनको, ठीक है। अभी सेकेंड पॉइंट जो बाकी है वो देख लेते हैं। इन केस एबीसी लिमिटेड डिसाइड टू मेजर रेवेन्यू मोस्ट लाइकली मेथड अगर वो यूज करता, तो वो केस में कैसे उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना होता, ठीक है। तो भाई मोस्ट लाइकली मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी यूनिट्स की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वही यूनिट्स ले लेते हैं डायरेक्टली, और उसकी प्राइस ले लेते हैं। अभी 75% जो है वो सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी है, और वो 28,000 यूनिट्स की है 75% प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे 28,000 यूनिट्स की प्राइस 80 है, तो हम 80 रुपीज ही ट्रांजेक्शन प्राइस मान लेंगे और इस पे ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, ओके। तो फर्स्ट 10,000 यूनिट्स के लिए हमें बैंक में 90 रुपीज पर यूनिट से रिसीव होगा, हम रेवेन्यू 80 पे बुक करेंगे, और बाकी का हम लोग अभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में हिट कर देंगे। फिर सब्सिक्वेंट सेल्स होगा 15,950 यूनिट्स का, तो हम वो तो हमें 80 रुपीज पर यूनिट से मिलेगा, और रेवेन्यू भी हम 80 पे बुक कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एस्टिमेट किया है, तो और बाकी का भी इसमें तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी रिफंड हम लोग 1 लाख का कर देंगे, जो हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया था ना, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग रिफंड दे देंगे। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एच लिमिटेड ने ना कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कस्टमर से 1 अप्रैल को, प्रोडक्ट ए सेल करने का 1000 पे यूनिट है, ठीक है, और उनका कॉन्ट्रैक्ट वैसा था कि अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट ए जो है वो 100 यूनिट से ज़्यादा लिया ना फिनेंशियल ईयर में, तो उनका जो प्राइस होगा ना वो 90 पर यूनिट हो जाएगा, और ये रेट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस होगा। अभी फर्स्ट क्वार्टर एंडेड में क्या हुआ, मतलब 30 जून को क्या हुआ, एनटीटी ने 10 यूनिट सेल की है प्रोडक्ट ए के कस्टमर को, ठीक है, और एनटीटी एच लिमिटेड जो है वो ऐसा एस्टिमेट कर रहा है कि यार मेरे को नहीं लग रहा है कि ये जो कस्टमर है वो 100 यूनिट से ज़्यादा लेगा, तो हमें 90 पर यूनिट से रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, ओके। उनको वैसा लगा, तो उन्होंने 100 पर यूनिट के हिसाब, सॉरी 1000 पर यूनिट के हिसाब से ही रिकॉर्ड कर लिया रेवेन्यू। फिर यहाँ पे क्या बोला कि मई 2021 को, मतलब सेकेंड क्वार्टर एंडेड में, एनटीटी ने 50 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए वापस कस्टमर को भेजा। अभी उनको लग रहा है कि यार इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर भी इतना लिया, सेकेंड क्वार्टर भी 50 यूनिट्स ले रहे हैं, तो आगे तो और 2 क्वार्टर बाकी है, तो अभी तो हमें लग रहा है कि 100 यूनिट एक्सीड हो सकता है, तो अभी उनका ऐसा है कि अभी हमें रेवेन्यू जो है वो 90 पर यूनिट के हिसाब से रिकॉर्ड करना चाहिए। तो क्वेश्चन ने हमें पूछा कि आप क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करोगे 30 जून क्वार्टर एंड पे और 30 सितंबर क्वार्टर एंड पे, ठीक है, देखते चलो। तो फर्स्ट क्वार्टर पे मैंने 10 यूनिट्स बेचे, फिर मैंने सेकेंड क्वार्टर 50 यूनिट्स बेचे, तो मैंने रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होना चाहिए एज ऑन फर्स्ट क्वार्टर वो मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो फर्स्ट क्वार्टर पे तो हमें लग रहा था कि वो
मतलब 100 यूनिट से ज़्यादा परचेज़ नहीं कर पाएगा। तो हम 1000 पर यूनिट से ही चल रहे थे। हम लोग का हम तो यही एस्टीमेट से चल रहे थे। तो हम ये प्राइस पे ही रिकॉर्ड कर लेंगे फर्स्ट क्वार्टर तो, ठीक है? 10 यूनिट्स हमने फर्स्ट क्वार्टर में बेचे थे और 1000 पर यूनिट के हिसाब से 10,000 का रेवेन्यू बुक कर देंगे। अभी सेकंड क्वार्टर फिर हम लोग का एस्टिमेशन चेंज हो गया ना, तो अभी तो सेकंड क्वार्टर हमने कितने यूनिट्स बेचे? 50 यूनिट्स बेचे। यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने कि सेकंड क्वार्टर में उन्होंने 50 यूनिट्स बेचे। तो 50 यूनिट्स बेचे और अभी तो हम लोग 900 प्राइस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज़ हमें लग रहा है कि अभी 100 यूनिट से ज़्यादा वो लोग ले लेंगे ड्यूरिंग द ईयर। तो अभी तो हम लोग रेवेन्यू जो है वो 900 पर यूनिट के हिसाब से कर रहे हैं बुक सेकंड क्वार्टर में। तो हम लोग अभी इतना रेवेन्यू बुक होना चाहिए। बट यार हम लोग ने रॉन्ग एस्टिमेशन की वजह से 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज कर दिए ना पहले के 100 यूनिट पे। ठीक है? यहाँ पे भी हमें 900 के हिसाब से रेवेन्यू बुक करना चाहिए था। तो फर्स्ट क्वार्टर में तो चलो ठीक है, हमारा एस्टिमेशन रॉन्ग हो गया जिसकी वजह से हमने गलत रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया। बट अभी तो मिस्टेक्स सुधार सकते हैं हम लोग। तो हम लोग ने जो ज़्यादा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज़ किया है ना फर्स्ट क्वार्टर, तो उतना हम लोग फिर यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे सेकंड क्वार्टर। ठीक है? और फिर हम लोग सेकंड क्वार्टर 44,000 का रेवेन्यू बुक कर देंगे।